पावर यानी शक्ति के जो खेल हैं वो उतने ही पुराने हैं जितनी कि इंसानियत खुद। और आज हम एक ऐसी गाइड को समझने वाले हैं जो इन सदियों पुराने नियमों को हमारे सामने रखती है। और ये गाइड है रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब शक्ति के 48 नियम। इसी के जरिए हम इतिहास की उन रणनीतियों को जानेंगे जिन्हें आज भी इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ये नियम सिर्फ कोरी कल्पना नहीं है। इन्हें हजारों साल के इंसानी इतिहास से निकाला गया है। ये सब रणनीतिकारों, नेताओं और अलग-अलग सभ्यताओं के दरबारियों के अनुभवों का निचोड़ हैं। तो चलिए नियमों के पहले हिस्से में चलते हैं। इसका थीम है रणनीतिक भ्रम। मतलब जब कमजोरी एक हथियार बन जाती है और जो दिखता है वही सब कुछ होता है। यहां जो नजर आता है वो शायद ही कभी सच होता है। हमारा पहला नियम है नियम नंबर 5। सब कुछ आपकी प्रतिष्ठा यानी आपकी रेप्यूटेशन पर निर्भर करता है, तो इसकी रक्षा अपनी जान की तरह कीजिए। ये एक बहुत बड़ी ताकत है और जैसा कि हम अभी देखेंगे ये बिना लड़े भी जंग जितवा सकती है। इसकी एक कहानी है चीन से। 3 किंगडम्स के युद्ध के समय की बात है। जनरल चुको लियांग एक खाली शहर में मुट्ठी भर सैनिकों के साथ फंस जाते हैं और सामने से दुश्मन की एक बहुत बड़ी सेना आ रही होती है। अब भागने के बजाय वो एक कमाल का दांव खेलते हैं। वो शहर के दरवाजे खुलवा देते हैं, एक सिपाही को सीढ़ियां साफ करने पर लगा देते हैं और खुद शहर की दीवार पर बैठकर बड़े आराम से अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ल्यूट बजाने लगते हैं। और जानते हैं क्या हुआ? ये तरकीब काम कर गई। दुश्मन का जो सेनापति था वो लियांग की चालाकी और समझदारी की रेप्यूटेशन के बारे में जानता था। उससे लगा कि ये पक्का कोई बहुत बड़ा जाल है और वो अपनी सेना लेकर पीछे हट गया। सोचिए, लियांग की प्रतिष्ठा ने बिना एक भी सैनिक खोए उनके लिए पूरी लड़ाई जीत ली। अच्छा, अब हमारा अगला नियम थोड़ा उल्टा लग सकता है। समर्पण की युक्ति मतलब सरेंडर करना। सुनने में तो ये हार जैसा लगता है ना? लेकिन अगर इसे रणनीति के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो ये सबसे ताकतवर चालों में से एक हो सकती है। चलिए प्राचीन चीन के राजा गुइज़न की कहानी देखते हैं। जंग हारने के बाद वो भागे नहीं बल्कि उन्होंने सरेंडर कर दिया और जिसने उन्हें हराया था उसी के अस्तबल में एक सेवक बन गए। सालों तक उन्होंने बड़ी विनम्रता से सेवा की, पर अंदर ही अंदर वो अपने दुश्मन को समझ रहे थे, उसकी कमजोरियों को परख रहे थे और बदला लेने का प्लान बना रहे थे। तो यहां बात यह है कि गुइज़न का सरेंडर करना हार नहीं थी बल्कि एक स्ट्रैटेजिक ब्रेक था। इससे उन्हें दोबारा ताकत जुटाने और सही वक्त पर हमला करने का मौका मिला और आखिरकार उन्होंने एक जबरदस्त जीत हासिल की। उन्होंने अपनी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। तो अब हम धोखे और भ्रम की दुनिया से आगे बढ़कर अहंकार के खतरों की तरफ चलते हैं। इतिहास ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है जहां बड़े-बड़े ताकतवर लोगों का पतन सिर्फ उनके घमंड की वजह से हुआ। और यहीं पर हमारा अगला नियम आता है, हमेशा जरूरत से कम बोलें। ये एक क्लासिक नियम है और शायद सबसे ज्यादा तोड़ा जाने वाला नियम भी यही है। जितना ज्यादा बोला जाता है उतना ही ये खतरा बढ़ जाता है कि कोई बेवकूफी भरी बात मुंह से निकल जाए। रोमन हीरो कोरियोलेनस का उदाहरण लेते हैं। जंग के मैदान में वो एक देवता की तरह थे। उनके कामों ने पूरे रोम को बचाया। लेकिन जैसे ही उन्होंने राजनीति में आने की कोशिश की, उनके शब्द ही उनके सबसे बड़े दुश्मन बन गए। उन्होंने वोटर्स की बेइज्जती की, अपनी जीतों का घमंड किया और अपने अहंकार से सबको खुद से दूर कर दिया। तो मतलब साफ है, उनके कामों ने उन्हें हीरो बनाया, लेकिन उनके शब्दों ने उन्हें बर्बाद कर दिया। वो जरूरत से बहुत ज्यादा बोल गए और उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। और ये हमें एक और नियम की तरफ ले जाता है जो कामयाबी के नशे से जुड़ा है। जीत का वो पल असल में सबसे बड़े खतरे का पल भी हो सकता है। साइरस द ग्रेट की कहानी को ही लीजिए, जो एक बहुत बड़े विजेता थे। जब उनका सामना रानी टॉमेरिस से हुआ तो उन्होंने उसकी सेना को फंसाने के लिए एक जाल बिछाया। उन्होंने पीछे एक कैंप छोड़ा जो शराब से भरा हुआ था और ये प्लान काम कर गया। टोमेरिस के बेटे और उसके सैनिकों ने वो शराब पी ली और साइरस की सेना ने उन्हें बड़ी आसानी से हरा दिया। ये एक आसान सी जीत थी। लेकिन साइरस यही नहीं रुके, वो अपने लक्ष्य से आगे निकल गए। उन्होंने टोमेरिस को बहुत ज्यादा अपमानित और नाराज कर दिया था। अब बदला लेने के लिए रानी ने साइरस की सेना पर हमला किया, उन्हें हराया और मार डाला। साइरस ये समझ ही नहीं पाए कि रुकना कहाँ है और उनकी एक बड़ी जीत उनकी आखिरी हार बन गई। तो ये सब तो पुरानी कहानियां हैं, लेकिन आज के जमाने में इनका क्या मतलब?
ये सिर्फ इतिहास के पाठ नहीं है। ये नियम आज हमारी प्रोफेशनल लाइफ में, ऑफिस की पॉलिटिक्स में सीधे सीधे लागू होते हैं। आज के लिए हमारा आखिरी नियम है सोशल एडजस्टमेंट के बारे में। सोचिए जैसा आपको सोचना है, लेकिन बर्ताव दूसरों की तरह कीजिए। अपने विचारों में अलग होना अच्छी बात है, पर बिना वजह दूसरों से अलग थलग पड़ जाना अक्सर आपकी ताकत छीन लेता है। स्पार्टा के जनरल पोसानियस को देखिए। फारस वालों को हराने के बाद उन्होंने उन्हीं के रीति रिवाज अपनाना शुरू कर दिया। उनके अपने ग्रीक साथी उनके इस बर्ताव से इतना चिढ़ गए कि उन्होंने उसका साथ ही छोड़ दिया। माहौल के हिसाब से न ढल पाने की नाकामी ने उसकी सारी ताकत खत्म कर दी। तो चलिए अब इन सबको जोड़कर देखते हैं। चुकोलियांग की रेपुटेशन, वो आज के ज़माने का प्रोफेशनल ब्रांड मैनेजमेंट है। गोजियान का सरेंडर, ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी बड़ी डील को जीतने के लिए छोटी मोटी बातों पर हार मान लेना। कोरियोलिनस की कहानी हमें मीटिंग में ज़्यादा बोलने के खतरे की याद दिलाती है। साइरस की हार, वो स्कोप क्रीप का एक क्लासिक केस है, मतलब ये न जानना कि प्रोजेक्ट को कहाँ रोकना है। और पोजानियस का अकेलापन, ये कंपनी कल्चर में फिट ना हो पाने का एक सटीक उदाहरण है। देखिए, आखिर में ये नियम सही या गलत नहीं है, ये बस मौजूद हैं। ये बताते हैं कि दुनिया चलती कैसे है। असली सवाल तो ये है कि इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे किया जाए और पावर के इस खेल को खेला कैसे जाए।